हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी टवानी ट्यूटर्स नागपुर से आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइटल रोटेशनल डायनामिक्स और उसमें हम लोग देख रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हम ऑलरेडी काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऐसे पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं। लेकिन अब डायनामिक्स में हम लोग सर्कुलर मोशन के कॉजेस को, रीजंस को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमारी शुरुआत हो रही है विद द टाइटल सेंट्रीपिटल फोर्स। शॉर्ट में हम एब्रिविएट कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को सीपीएफ से। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर मोशन होगा बच्चों, तो मोशन में ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करे या सर्कुलर मोशन, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस जरूर होता है। पार्टिकल यहां से चलेगा तो यहां तक आएगा तो डिस्प्लेस हो रहा है, पार्टिकल यहां से चलेगा यहां तक पहुंच रहा है तो डिस्प्लेस हो रहा है। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपने आप नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट को कराना है तो हमें उस पार्टिकल को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर इन अदर वर्ड्स हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसे फोर्स लगाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट पुश होकर डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल ए पोजीशन पे है, उसे किसी न्यू पोजीशन पे जाना है तो वहां पर भी कोई फोर्स एग्जिस्ट करता होगा बच्चों, और इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ऐसा फोर्स को नाम देने के पीछे लॉजिक क्या है ये भी आपको बताता हूं। ध्यान दीजिए कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हैज अ डायरेक्शन, सो फोर्स आल्सो हैज अ डायरेक्शन। मास का डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा वही फोर्स का डायरेक्शन भी हो जाएगा। डू यू एक्सेप्ट दिस? और सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो चूंकि एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो जो फोर्स रहेगा वो भी टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेल वो करेगा। तो यानी अगर मैं बोलता हूं कि जो मूविंग पार्टिकल है जो ए से बी जा रहा है, उस पार्टिकल का मास स्मॉल m है। ठीक है, तो दैट मास स्मॉल m इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, दैट गिव्स मी सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स। आर यू गेटिंग दिस? So the force which is providing the centripetal acceleration is the centripetal force, and since this centripetal acceleration is also called radial acceleration, इसलिए force is also called as the radial force. तो centripetal force या आप radial force जो भी बोले, that is given by this formula. अब ये formula कैसे आया? Force is mass into acceleration. Mass के लिए मैंने m लिखा और acceleration के लिए ar, ar की वैल्यू हम जानते हैं कि it is minus omega square into r. तो मैंने वो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करी तो centripetal force, ठीक है, would be equal to m के लिए मैंने m रहने दिया और acceleration की डाला minus omega square r. This is acceleration minus omega square r. इसको अगर सिंपलीफाई करके लिख लेंगे, this is m, ये रेडियल वेक्टर के लिए हम r दिखा देंगे omega square and this is vector r, और माइनस साइन हमने स्टार्टिंग में लिख लेना है, माइनस साइन हम यहाँ पे पहले दिखा देंगे। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। इसमें से ओमेगा स्क्वायर r विद दिस माइनस साइन, omega square r with this minus sign is the centripetal acceleration, और n is the mass of the moving particle। ये समझा बच्चों? तो अगर मैं आपको बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन फिर रहेगी किधर, ऑब्वियसली आप बड़ा सिंपल बता सकेंगे। पार्टिकल को वहां से शुरू करोगे, पार्टिकल से फोर्स काम करेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। पार्टिकल अगर ए पर है तो ए से सेंटर की तरफ, पार्टिकल बी पे है तो बी से सेंटर की तरफ, पार्टिकल यहाँ पे सी है तो सी से सेंटर की तरफ, पार्टिकल अगर डी पे पहुंच गया मोशन करते तो डी से सेंटर की तरफ। तो पार्टिकल जिस पोजीशन पे भी घूमते हुए पहुंचेगा उस पोजीशन से उसका फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगा रहेगा, और वो अराउंड द रेडियस भी है, इसलिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स बोल देंगे। क्लियर है बच्चों ये बात? और ध्यान रखने वाली बात कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि मास को तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। ठीक, अब बच्चों मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस याद होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए मेरे पास और भी फॉर्मूले थे, माइनस वी स्क्वायर बाय आर, फिर आर वाज वेक्टर, ठीक है, वेक्टर नोटेशन लिखना चाहे तो, या फिर a इक्वल्स टू v ओमेगा। ठीक है, अगर आपको ये सारे एक्सप्रेशंस याद आते हैं तो बच्चों फोर्स इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास इनटू, मैं मैग्नीट्यूड्स लूं क्या, माइनस साइन को अवॉइड कर देता हूं, मैग्नीट्यूड्स ले लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर नोटेशंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो हम मैग्नीट्यूड में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r के बदले में ओमेगा स्क्वायर r ले लूंगा, माइनस v स्क्वायर बाय r कर ले v स्क्वायर बाय r ले लूंगा। तो एक्सेलरेशन में अगर मैंने ओमेगा स्क्वायर r डाला तो मेरा एक्सप्रेशन एक ये बन गया।
मास अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन में मैंने v स्क्वायर बाय r डाला तो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का और एक फार्मूला बन गया। और अगर एक्सेलरेशन का फार्मूला v ओमेगा लेता हूं तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज v ओमेगा, तो mv ओमेगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स का तीसरा फार्मूला बनेगा। समझ में आया बच्चों? मैं इसके और एक फार्मूला भी बना सकता हूं। अगर आपको याद होगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, तो यहाँ पे ओमेगा की वजह 2 पाई n डाल दोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला और बन जाता, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, और ओमेगा के बदले 2 पाई n। 2 और पाई कांस्टेंट्स है तो 2 और पाई पहले लिख लिया mvn, 2 और पाई कांस्टेंट से पहले लिख लिया। उसी तरह से अगर आपको याद होगा कि n is equals to 1 by t, n is equals to 1 by t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, याद है? तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई mv, और ये n के बदले डिवाइड बाय t। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हर किस्म के फोर्स के लिए। उसमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यूज डालते जाओ तो तीन फार्मूले बन गए, और उसमें ओमेगा की वैल्यू डाल रहा हूं तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक फार्मूला बना, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड और एक फार्मूला बना। मतलब जरूरत पड़ने पे एमसीक्यूज करना है, न्यूमेरिकल्स करना है, तो मेरे पास इसी सेंटीमीटर फोर्स के ढेर सारे फार्मूले तैयार हो गए हैं। आर यू गेटिंग इट? अब मैं ये फार्मूला लगाऊं या ये इनमें से कोई, ये सारा डिपेंड करता है कि डाटा कैसा दिया हुआ है। जिस किस्म का डाटा रहेगा उसके हिसाब से न्यूमेरिकल को डिसाइड करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूले को पता किया बच्चों। अब इसके अलावा एक और फोर्स जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपने मेमोरी पे जोर देना पड़ेगा। कभी आपने वो ऐसे वो जायंट व्हील जैसा कोई देखा है? जायंट व्हील समझते हो ना? आकाश पांडा का झूला, ठीक है, किसी ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे बहुत सारे झूले लगे रहते हैं, बराबर? बहुत सारे तो मैंने भी दो दिखा है। जब मोशन नहीं हो रहा होगा तो झूले आगे टुवर्ड्स ग्रेविटी ऐसे रहेंगे, नीचे की तरफ। लेकिन जब ये मेरी गो राउंड शुरू हो जाता है, ये आकाश पांडा घूमना शुरू कर देता है, तो ये झूला थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो जाता है, ये झूला भी ऐसा टिल्ट हो जाता है। if they were this way, तो when it is in motion they tilt this way outside। तो कोई अगर अपनी नी पोजीशन से बाहर की तरफ धक्का लेकर गया है इधर में, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा जिसने उसे आउटवर्ड पुश किया। बिना किसी फोर्स के तो कोई चीज हिल नहीं सकती, हम जानते हैं। तो किसी ना किसी फोर्स ने इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन से बाहर की तरफ पुश किया होगा। ऐसी सिचुएशन तब भी आती है जब आप कार में हो और वो कार आपकी से हिली एरिया में ट्रैवल कर रही हो। हिली एरिया में क्या होता है कि सडनली राइट टर्न आता है, तो जब गाड़ी राइट टर्न लेती है तो आपकी बॉडी को लेफ्ट में पुश होता है, या फिर लेफ्ट टर्न ले रही है गाड़ी तो आपको राइट में पुश होता है। महसूस किया है चीज? देन दिस इज द कर्व्ड रोड। ठीक है, ये गाड़ी में आप बैठे हो, ठीक है, गाड़ी चल रही लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो आप लेफ्ट की तरफ ना झुकते थोड़ा राइट की तरफ पुश पाते हो, मतलब सेंटर से अवे की तरफ। यहाँ पर भी बोलेंगे अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो सेंटर से दूर है, यहाँ से गए तो सेंटर से दूर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये तो मोशन सर्कुलर था, अगर ये ट्रैक को अगर मैं घुमा दूं पूरा ऐसा बना दूं तो ये भी सर्कुलर ट्रैक बन जाएगा। भले मैं आपको फोकस करने लगा रहा टर्निंग पे, बट इट इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल ना। इसका मतलब यह है कि कोई तो फोर्स ऐसा होता है सर्कुलर मोशन में जो सेंटर से बाहर की तरफ काम करते हुए आपको बाहर पुश करने की कोशिश करता है। फोर्स आपको सेंटर से बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करता है। महसूस किया है चीज? तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि देयर इज ए फोर्स जो सर्कुलर मोशन में होता तो है और आपको बाहर की तरफ धक्का लगाता भी है। ठीक है, तो अगर हम वर्ड के अंदर जाए, सेंट्री मतलब सेंटर, और फ्यूगल, फ्यूगल मतलब अवे। तो क्या मीनिंग हुआ बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। पक्का? श्योर। तो इसका मतलब है कि जब भी आप सर्कुलर मोशन में हो, ठीक है, और अगर आप लेफ्ट टर्न राइट टर्न में जा रहे हो, उसमें टर्निंग में घूम रहे हो, कर्व पाथ पे घूम रहे हो, जायंट व्हील में घूम रहे हैं, तो आपके ऊपर में एक फोर्स काम करता है व्हिच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। इसलिए उसको नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बच्चों इस फोर्स के बारे में बात करूं तो मेरे पास जो ऑलरेडी नोन फोर्स है वो कौन है? ये सर्कुलर पाथ है, और सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स मुझे पता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। याद आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर,
तो ऑब्वियसली ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो आई विल बी नाउ डेयरिंग टू से दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्टेड फोर्स हो गए। अब अगर मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, उसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ ये ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मतलब है कि रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो बीच में प्लस आ रहा है। चेक करो, रेडियस वेक्टर भी तो अवे फ्रॉम द सेंटर काम करता था, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अवे फ्रॉम द सेंटर काम कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए प्लस आ रहा है। सेम वे अगर रेडियस वेक्टर इधर है और सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच में माइनस आ रहा है, क्योंकि बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। समझ में आ रहा है? अब साइंटिस्टों को जब पूछा गया कि भाई ये फोर्स पैदा क्यों हुआ, ठीक है, ये फोर्स पैदा क्यों हुआ, तो दे कुडंट फाइंड अ रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लोअर क्लास में जाते हैं और आपको टाइप्स ऑफ फोर्स याद दिलाते हैं। ठीक है, तो लोअर क्लास में आप एक हेडिंग पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, जिसमें दो वैरायटी पढ़ाई जाती है, रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। सूडो में का पीस साइलेंट, रियल फोर्स जिसको ट्रू फोर्स बोलते हैं, और सूडो फोर्स जिसको फॉल्स फोर्स बोलते हैं, इनमें फर्क क्या होता है? मैंने मीनिंग ट्रांसलेटेड नहीं पूछा, मैंने फिजिक्स वाला डिफरेंस पूछा। रियल फोर्स और सूडो फोर्स में फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस होता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, रियल फोर्स वो होते हैं बेटा जिसका कॉज ऑफ ओरिजिन मालूम होता है। कॉज ऑफ ओरिजिन इज नोन, कहां से आया वो फोर्स हमें पता है। और सूडो फोर्स उसको बोलते हैं जिसका कॉज अननोन है, जिसका कॉज ऑफ ओरिजिन हम जानते नहीं, कहां से पैदा हुआ नहीं पता। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जो फोर्स अनाथ है, जिसके माँ बाप का अता पता नहीं है, वो सूडो फोर्स। और जो सनाथ है, सनाथ है मतलब जिसके माता पिता का जन्म का पता है, वो है रियल फोर्स। तो रियल फोर्सेस में फिर आप लोग ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, याद आता है ऐसा कुछ? तो बच्चों, जिसको हम ग्रेविटी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जिसे स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फील्ड के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारे फोर्सेस रियल फोर्सेस है, क्योंकि उनका कॉज ऑफ ओरिजिन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें पता है कि कोई गिवन फोर्स आया तो आएगा कहां से। लेकिन अगर मेरे पास किसी फोर्स के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन उस फोर्स का मुझे ओरिजिन पता ही नहीं है, और बहुत पता करने की कोशिश की कि क्या वो उसका जन्म ग्रेविटेशन से हुआ, जवाब मिला नहीं। क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो जवाब मिला नहीं। क्या वो स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो जवाब मिला नहीं। तो मतलब उसका कॉज ऑफ ओरिजिन मालूम ही नहीं है। ऐसे केस में उस फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स, यानी अनाथ फोर्स, जिसके माँ बाप का कॉज ऑफ ओरिजिन का पता नहीं है। डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस नाउ? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन हमें पता है क्यों होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि धरती सूरज के अराउंड घूम रही है, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स उसके गोल घुमा रहा है, बराबर। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? वो भी तो गोल गोल घूम रहे हैं। वेरी गुड, अच्छा किसी ने न्यूक्लियर फोर्स नहीं बोला। न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और प्रोटॉन है पॉजिटिव, न्यूक्लियस का प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अपोजिट चार्जेस की बात आ गई, वहां पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत पड़ गई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन का गोल घूमने वाला मोशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें रियल फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी बोलो। तो वहां पे सर्कुलर घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसका जन्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हो सकते हैं। प्लैनेट्स का अराउंड द सन जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसके लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो उसका रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कुछ ना कुछ तो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, मतलब वो रियल फोर्स है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों आया,
इसका जवाब साइंटिस्टों को कभी नहीं मिला, अभी भी खोज जारी है, मिल कुछ नहीं रहा है। तो साइंटिस्टों ने फाइनली बोला कि एक सूडो फोर्स है, मतलब कि जिसका कॉज ऑफ ओरिजिन पता नहीं है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सूडो फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यानी कि अगर आप कभी बस में बैठे हो या कार में बैठे हो और आपकी कार एक वाइंडिंग पे टर्न पे गुजर रही है, कार में आप बैठे हो, दिस इज यू, और आपके लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, आपके राइट में कोई नहीं बैठा, फिर भी टर्निंग के वक्त आपको राइट साइड में धक्का लगा, टर्निंग लेफ्ट में हो रही है, आपको राइट साइड में धक्का लगा, आपके लेफ्ट में कोई बैठा नहीं है जो आपको पुश कर रहा हो, या राइट में कोई बैठा नहीं है जो आपको पुल कर रहा है, फिर भी आपकी बॉडी हिल गई, ठीक है, तो आप बोलेंगे ना कोई भूत आया जो जिसने हिलाया। तो इस तरह के जो भूतिया फोर्स है, भूतिया फोर्स, ठीक है, यानी कि भूत दिखाई नहीं पड़ता ना, यानी कि जिसका कॉज ऑफ ओरिजिन नहीं मालूम, वो कहां से आए, अब पिक्चर में तो बता देते कहां से आए, पर एक्चुअल में नहीं पता। तो हमारे हिसाब से फिजिक्स में जो भूतिया फोर्स है, इसका कॉज ऑफ ओरिजिन नहीं मालूम है, आपको धक्का किसने मारा दिखता ही नहीं है, ना कोई एक्सप्लेनेबल फोर्स है, तो ऐसे केस में उसको हम बोल देते बच्चों सूडो फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से अवे काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर वाला फोर्स। और रियल फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स से वो एग्जैक्टली अपोजिटली डायरेक्टेड है, इसलिए माइनस के बदले मैंने प्लस लगा दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूले में माइनस था, सेंट्रीफ्यूगल में प्लस लगा दिया, ये डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ या ना? तो मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहे हैं इन फॉर्मूले वाइज, लेकिन डायरेक्शन में दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ या ना? तो मैंने आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बता दिया है। इसमें एक वर्ड कंटिन्यूअसली चल रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जब आपको रियल फोर्स और सूडो फोर्स नहीं पता तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर भी चलो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं। ठीक है, बच्चों मोशन नॉन एक्सेलरेटेड हो सकता है या एक्सेलरेटेड हो सकता है। मोशन में एक्सेलरेशन हो सकता है या तो मोशन में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी u अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो फाइनल वेलोसिटी v भी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हाँ या ना? अगर मैं बोल रहा हूँ नॉन एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 5 माइनस 5 अपॉन टाइम से 10 सेकंड्स था, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0। तो एक्सेलरेशन 0 कब है, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसी है, सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। बच्चों जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ लिया किसी ने तो बोलना है इक्वल टू 0। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब ये हो रहा है कि एक्सेलरेशन इज 0। ये समझा क्या? अच्छा, मान लो कि मैं बोल दूं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी हुई? अरे यार वो मम्मी वाला बच्चा कौन है यार, समझता नहीं क्या बार बार बोलने पर। एक तो मम्मी को बोलो आपके स्टडी रूम में घुसे नहीं, नहीं तो आप माइक म्यूट करना सीख जाओ। रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है तो 0 माइनस 0 अपॉन टाइम भी 0 ही हो जाएगा। हाँ या ना? तो नॉन एक्सेलरेटेड केस दो हालत में आ सकती है, एक कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, हिल ही नहीं रहा, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हिल रहा है, हिल रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये समझा? तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर मोशन में एक्सेलरेशन है
यानी कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या वो रेस्ट पे रह सकता है? क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? मतलब एग्जैक्टली इसकी अपोजिट सिचुएशन आ गई, इधर जो पड़े इसका अपोजिट सिचुएशन। हाँ यू नो, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो है, एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब एग्जिस्ट कर सकती है? दो में से कोई भी एक कंडीशन आ जाए, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे या मूव अगर कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो रहेगी, इसलिए नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और अगर रेस्ट पे नहीं है मतलब मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी अगर चेंज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन जीरो रह नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों एक बार अल्टरनेटिव नाम भी दे सकता हूं, इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेशन होने की वजह से एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है। इसमें एक्सेलरेशन है क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? जिसका अल्टरनेटिव नाम देता हूं नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझा क्या? तो जिसमें एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड को इनर्शियल बोला, एक्सेलरेटेड को नॉन इनर्शियल बोला। ठीक है, अब ये एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड नाम तो ऐसे समझ गया होगा कि उसमें डिफिकल्टी है। अब यहाँ पे इनर्शियल और इसमें नॉन इनर्शियल वर्ड क्यों आया ये नहीं समझा। सुनेंगे अच्छे से। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मानो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ इनर्शिया करके कुछ पढ़ा है क्या आप लोगों ने? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटीज, every body continues state of rest or of uniform motion unless and until it is acted upon by external unbalanced adequate force। याद आ गया? इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे। तो बच्चों मेरे पास रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन वाली सिचुएशन है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो है, आप ही ने बोला। तो जिसमें नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है उसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा है? न्यूटन के लॉ के हिसाब से वहां पर इनर्शिया एग्जिस्ट कर रहा है। समझा क्या? अरे हाँ या नहीं? इसलिए नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला। बट अगर आपको वो फर्स्ट लॉ याद है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोल रहे थे, तो उसमें कहीं पर उसने ऐसा बोला था क्या कि गाड़ी में एक्सेलरेशन भी होना? उसने बोलता रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन बोला था। यहाँ पर एक्सेलरेशन है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसका वैल्यू 5 होगा, 10 होगा, 25 होगा, कुछ तो होगा। इवन एक्सेलरेशन नेगेटिव भी रह सकते है, रिटार्डेशन होगा तो, बट जीरो नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन के ऊपर में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ने चर्चा करी नहीं थी, मतलब इनर्शिया वहां पे फिट बैठता नहीं है, इसलिए एक्सेलरेटेड फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, उसको एक्सेलरेटेड फ्रेम बोला था। इसमें इनर्शिया एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम भी बोला था। अब नाम समझेगा एडिशनल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल कहां है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? तो बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, और न्यूटन का सेकंड लॉ आपको ये फोर्स की बात करता था। इसका मतलब कि अगर कोई रियल फोर्स है जो सॉरी अगर कोई फोर्स इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं रियल फोर्स, क्योंकि हम वहां पर उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में फोर्स आते हैं इसको न्यूटन के लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हमने बोला सूडो फोर्सेस। तो रियल फोर्स कौन सा हो गया जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सूडो फोर्स कौन सा हो गया जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ में आया था, सेकंड लॉ में आया ना।
तो सूडो फोर्स जो है वो हम इमेजिन करते हैं कि दे आर क्या तो दे आर हैविंग ए फार्मूला, लेकिन वो फार्मूला हमने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि न्यूटन का लॉ पे फिट नहीं बैठता। न्यूटन के लॉ को हमने वहां पे जबरदस्ती फिट करवाया है। किस तरह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा बोलकर। ये रियल फोर्स है, ये सूडो फोर्स है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने जबरदस्ती क्रिएट करवाया, मतलब न्यूटन लॉ को हमने जबरदस्ती अप्लाई करवाया है। एक्चुअल में वो एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक्चुअल में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। हम जबरदस्ती अपने फॉर्मूले को फिट करवाने के लिए उसे अप्लाई करते हैं, और यस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम में यानी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के ही वैलिड होते हैं, और वो रियल फोर्सेस होते हैं। आप समझ गए? तो ये जो सेंटेंसेस है आप पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो शब्द मैंने बोले इसको 2-3 बार आपने थोड़ा सा वीडियो को रिपीट प्ले करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, और आप उसकी समरी बना लेना। समरी बना लोगे तो दिक्कत नहीं जाएगी। समरी में क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ फोर्सेस, रियल और सूडो। रियल में कॉजेस नोन, सूडो में कॉज ऑफ ओरिजिन नॉट नोन। लिख लो मैं बराबर, ठीक है। फिर हमने आपको बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड, और दूसरा नॉन इनर्शियल यानी कि एक्सेलरेटेड। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, इसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, जबरदस्ती हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये समरीज आप प्रॉपर्ली लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख के स्क्रीनशॉट ले लो, एक परफेक्ट समरी बना के कॉपी में लिख लेना। फिर ये जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और हमारे एग्जांपल्स ऑफ रियल फोर्सेस में हम किसको ले रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स को, और सूडो फोर्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। मोटे मोटे किताब में बहुत सारा लिखा है, जिसको पढ़ के बच्चे सिर्फ खोपड़ी खजाते और कंफ्यूजन में आते। आपको खोपड़ी नहीं खजाना, मेरी समरी याद रखना, कभी गलती नहीं होगी। कभी कंफ्यूजन में आ भी गया एमसीक्यूज करते हो, मेरी समरी को रिकलेक्ट करना, क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन के इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं उसको समझ लेते हैं। फाइनल चीज, देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द फोर्स ऑफ इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन, पहला, दूसरा, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। रिजल्टेंट फोर्स मतलब वो फोर्स जो इसमें सर्कुलर मोशन लेकर आएगा, ठीक है। तो ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर डाल दिया मैंने। अगर उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊं तो माइनस से हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस ये वाले रिजल्टेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट मतलब क्या करना पड़ता? सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ता, तो इसको उन्होंने एडिशन लिखा है समेशन के फॉर्म में, समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस। आपको याद है ना माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो भी रियल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस रियल फोर्स, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स को इधर लेकर आएगा वो प्लस में आ गया, इसका समेशन क्या बचा? इधर से तो ये हट गया, इधर में कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा था। समझ में आया क्या? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें रिजल्टेंट फोर्सेस जो रहेंगे दैट वुड बी इक्वल टू ऑल द फोर्सेस का सम। ऐसा बोल सकते हो समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे लिखो शॉर्ट में, समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर को इधर लेफ्ट में लाता हूं तो इधर में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ इधर लेफ्ट में आएगा तो प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस समेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, सॉरी रियल फोर्सेस, समेशन ऑफ रियल फोर्सेस, उस तक को उधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू जीरो। अगर ऐसे लिख दिया ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहां से हम लोग अभी ये डिटेल्स दूसरी तरह की शुरू हो रही है, तो इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।